हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और एक बार फिर से आपका स्वागत है बायोकेम एचसी सर यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहाँ पर अपन लोग जीएस स्पेशल बेंच लेके चल रहे हैं। इसके अंदर अपन लोग वही टॉपिक्स देखेंगे जो एनटीपीसी ग्रुप डी या फिर रेलवे पुलिस या फिर दिल्ली पुलिस के अंदर आने वाले होंगे, या इससे अलावा आप जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो जिनके अंदर अगर ये टॉपिक इंक्लूड है तो आप ज़रूर इनको देखना एक बार, ठीक है ना। यहाँ से आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी बहुत अच्छे से। तो अपन लोगों ने कल सेक्शन स्टार्ट किया था बायोलॉजी का, जिसके अंदर सेल अपन ने स्टार्ट किया था, पहला टॉपिक जो बेसिक सा टॉपिक रहता है ऑलमोस्ट। तो इसके अंदर अपन लोग देख रहे थे, कल अपन ने सेल का इतिहास वगैरह देखा था, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल क्या होती है वो देखा था, प्लांट सेल एनिमल सेल के अंदर डिफरेंस देखा था। उससे आगे अपन लोग आज चलते हैं, ठीक है। तो आज अपन लोग पढ़ेंगे कोशिका सिद्धांत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन लोग सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत ध्यान से देखना। पहले दो साइंटिस्ट आए थे सन 1838 की बात है, स्लाइडेन एंड स्वान, ठीक है। पहले साइंटिस्ट आए थे स्लाइडेन, उसके बाद आए थे स्वान, एक साल बाद आए थे। तो उन्होंने सबसे पहले कोशिका सिद्धांत के बारे में दिया, कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया और कुछ अपने महत्वपूर्ण बिंदु वहां पर रखे थे जो अपन को आना चाहिए, जिनको आप लोग देखते हैं। तो दो साइंटिस्ट कौन कौन से थे। पहले साइंटिस्ट आए थे स्लाइडन, ये आए थे सन 1838 के अंदर, ठीक है। स्लाइडन जो थे वो बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट मतलब जो वनस्पति वैज्ञानिक होते हैं उनको आप लोग बॉटनिस्ट बोलते हैं, ठीक है। प्लांट्स के ऊपर उन्होंने स्टडी की थी, प्लांट सेल के ऊपर उन्होंने स्टडी की थी, ठीक है। दूसरे साइंटिस्ट आए थे इनके एक साल बाद, जिनका नाम है स्वान। ये आए थे सन 1839 के अंदर। ये जूलॉजिस्ट थे। जूलॉजिस्ट का मतलब जो जंतु वैज्ञानिक होते हैं, ठीक है, जो जूलॉजी के साइंटिस्ट होते हैं उनको आप लोग जूलॉजिस्ट बोलते हैं। ये आए थे उनके एक साल बाद। इन दोनों ने अपनी जो थ्योरी थी वो रखा और दोनों ने फिर मिलजुल कर अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो इनके अकॉर्डिंग क्या क्या पॉइंट्स थे वो अपन लोग देखते हैं, ध्यान से देखना। मुख्य बिंदु, पहला पॉइंट, जीव जो होते हैं वो कोशिका व उनके उत्पाद से मिलकर बने होते हैं। पहला पॉइंट अपन को याद रखना है, जीव कोशिका व उनके उत्पाद से मिलकर बना होता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट उन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि कोशिका की संख्या के आधार पर जीव एक कोशिकीय भी हो सकता है या फिर बहुकोशिकीय हो सकता है। यानी कि जो जीव का पूरा शरीर है वो अगर एक ही कोशिका का मिलकर बना हुआ है तो उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, एक कोशिकीय जीव या एक कोशिकीय प्राणी। अगर हो सकता है उसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं, जैसे हमारी बात करें तो हमारे शरीर में कितनी टाइप की कोशिका होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है। यानी अगर बात करें, मैं यहाँ पर एक अलग ही लिख रहा हूं कोने के अंदर, ध्यान से देखना। मानव शरीर में लगभग 300 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। 300 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। इसके अंदर इसमें इंक्लूड नहीं करना, ठीक है ना, ये अलग है, ये आपको अलग पॉइंट है जो आप ऊपर मार्जिन में लिख लेना या फिर साइड में कहीं पर भी लिख लेना। मानव शरीर में कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, लगभग 300 टाइप की सेल पाई जाती है, 300 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। तो दूसरा पॉइंट स्लाइडेन एंड स्वान ने क्या बताया, उन्होंने बताया कि कोशिका की संख्या के आधार पर, कोशिका की संख्या के आधार पर जीव एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर या बहुकोशिकीय यानी मल्टीसेलुलर हो सकते हैं, होते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। या तो यूनिसेलुलर होगा अगर उसके अंदर एक ही कोशिका पाई जाती है, पूरा शरीर अगर एक ही कोशिका के मिलकर बना होता है, या फिर हो सकता है उसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है, पूरी बॉडी जो होती है बहुत सारी कोशिका से मिलकर बनी होती है, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ठीक है ना, बहुकोशिकीय प्राणी अपन उसको बोलते हैं। तीसरा पॉइंट इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि भैया कोशिका ही संरचनात्मक, कार्यात्मक व आनुवांशिक इकाई होती है। इस स्टेटमेंट इन्हीं का ही था, ध्यान से, कोशिका
कोशिका संरचनात्मक, कार्यात्मक व आनुवांशिक इकाई होती है। इकाई होती है, आ जाएगी 1 मिनट में। तो कोशिका संरचनात्मक, कार्यात्मक व आनुवांशिक इकाई होती है। थर्ड पॉइंट इसका ये हो गया। क्लियर हो गया इतना। तो ये 3 मुख्य बिंदु थे कोशिका सिद्धांत के, जो किन्होंने दिया था, स्लाइडेन तथा स्वान ने साथ में दिया था। सन अगर चेंज आए, एक ऑप्शन में तो आपको 1838 दे रखा हो, दूसरे ऑप्शन में आपको 1839 दे रखा हो, तो आपको कौन सा टिक करना है, याद रखना, आपको टिक करना है सन 1839। ठीक है ना, सन 1839 याद रखने चीज को। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं इसके अंदर एक्स्ट्रा, दोनों ने साथ में दिए थे। हालांकि जो स्वान भाई साहब थे थोड़े से चालाक थे, उन्होंने क्या किया, दोनों ने साथ में दिया, उसके बाद उन्होंने रूपांतरित कर दिया उसको, थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपने अकॉर्डिंग थ्योरी दी थी ये। ठीक है ना, थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपने अकॉर्डिंग थ्योरी दी थी। अगर आपको दोनों ही साइंटिस्ट के नाम अलग अलग ऑप्शन में मिलते हैं तो आपको स्वान को टिक करना है। ठीक है, किसको टिक करना पड़ेगा भैया, स्वान भाई साहब को टिक करना पड़ेगा। ठीक है, अगर अलग अलग ऑप्शन में आए तो मुझे नहीं लगता अलग अलग इतना वो गहराई में जा सकते हैं, दोनों एक साथ ही देंगे। ठीक है, क्योंकि कोशिका सिद्धांत सबसे पहले किन्होंने दिया था, स्लाइडेन तथा स्वान ने दिया था। कब दिया था, 1839 में दिया था। मुख्य बिंदु अगर आपको दे रखा हो 3, कौन सा नहीं है, अगर चौथा कोई अजीब दे रखा हो तो उसको मत करना भैया, उसको टिक कर देना, सिंपल सी बात है। जीव जो होते हैं वो कोशिका और उनके उत्पाद से मिलकर बना होता है, सबसे मुख्य पॉइंट तो इसका यही है, और यही आपको याद रखना, एनसीईआरटी में अपन को यही ही दे रखा है। इतना क्लियर हो गया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट की और। दूसरे साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया था। ठीक है, अगर आपको पूछे कि आधुनिक कोशिका सिद्धांत किन्होंने दिया था, तो वो आपको याद रखना है रुडोल्फ विर्चो। किन्होंने दिया था दोस्तों, रुडोल्फ विर्चो। अब बात करते हैं आधुनिक कोशिका सिद्धांत की। लाइट का थोड़ा सा इश्यू रहता है क्योंकि गांव में लाइट बहुत ज्यादा जाती है, पर कोई दिक्कत नहीं, चलता रहेगा। अब बात करते हैं आधुनिक कोशिका सिद्धांत की। ओके, तो आधुनिक कोशिका सिद्धांत किन्होंने दिया था, याद रखना, रुडोल्फ विर्चो। किन्होंने दिया था, रुडोल्फ विर्चो। सन भी आपको याद रखना, सन 1855 में इन्होंने दिया था। देखो, इन्होंने कुछ खास बात तो नहीं बताई थी, कुछ बातें तो उन्होंने वही बताई थी जो स्लाइडेन तथा स्वान ने बताई थी, लेकिन उन्होंने अपनी ओर से एक लाइन और ऐड कर दी, जिसके कारण आज अपन इनको पढ़ रहे हैं। इन्होंने बोला कि जो नई कोशिकाएं होती है वो पुरानी कोशिका से बनती है। इन्होंने क्या बोला, नई कोशिका जो होती है वो पुरानी कोशिका से बनती है, अपने आप नई कोशिकाएं नहीं बनती, वो कहां से बनती है, पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से बनती है। ठीक है ना, और इसको प्रमाणित किया था लुईस पाश्चर ने। किसने प्रमाणित किया था इसको, लुईस पाश्चर ने। मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं ताकि आपके माइंड में ये सेट हो जाए। चलो नोट करते हैं। तो इन्होंने इसके लिए एक टर्म्स यूज किया था, जो टर्म्स है वो आपको डायरेक्टली याद रखना है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। याद रखना इस चीज को, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये टर्म्स इन्होंने यूज किया था। इसका मतलब क्या होता है, नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से बनती है। ठीक है ना, जो न्यू सेल होती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से उनका फॉर्मेशन होता है। ऐसा नहीं है कि नई कोशिका होती है वो अपने आप बन जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको प्रमाणित किन्होंने किया था, पाश्चर ने, लुईस पाश्चर ने इसको प्रमाणित किया था। लुईस पाश्चर ने इसको प्रमाणित किया था। वो कैसे समझते हैं। लुईस पाश्चर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया, एक फ्लास्क लिया और उसकी गर्दन तो जो थी वो स्वान नेक, ठीक है, स्वान के गर्दन जैसी उसकी गर्दन रखी। ठीक है ना, कांच का जो गर्दन था वो रखा उन्होंने। एक दूसरा फ्लास्क और लिया। ठीक है, जो उन्होंने फ्लास्क लिया था उसके अंदर उन्होंने शुगर सॉल्यूशन डाला। ठीक है, चीनी का घोल वगैरह उन्होंने डाल दिया और उसको रख दिया।
और साइंटिस्ट लोगों को दिखाया कि भाई बताओ कि इसके अंदर जो नए जीव उत्पन्न हो रहे हैं वो अपने आप हो रहे हैं कि बाहर से आएंगे। तो उन्होंने बोला कि भैया नए जीव तो होते हैं, वो अपने आप ही उत्पन्न होते हैं। पहले ये अवधारणा हुआ करती थी, कई साइंटिस्टों ने तो ये तक बोल दिया कि भैया पसीने से भीगी शर्ट को अगर गेहूं या फिर धान के बोरे के पास रख देते हो तो 21 दिन में वहां पे चूहे उत्पन्न हो जाते हैं, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो लुईस पाश्चर ने तो उसका खंडन किया था। लुईस पाश्चर ने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसका खंडन किया था। लुईस पाश्चर ने क्या किया, जो फ्लास्क लिया था उसकी गर्दन को थोड़ा सा लंबा रखा, ठीक है ना, उस गर्दन को थोड़ा सा लंबा रखा, इसे स्वान नेक जैसा रखा। अब हुआ क्या था कि कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा कि यार इसके अंदर कोई भी माइक्रोब, सूक्ष्म जीवाणु वगैरह उत्पन्न नहीं हुए। तो उन्होंने बोला कि भैया ये तो अभी तक एकदम से फ्रेश है। फिर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया, उसकी गर्दन को उन्होंने काट दिया। जैसे उसकी गर्दन को काट देते हैं तो उसके बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हाँ यार इसके अंदर तो माइक्रोब्स वगैरह, सूक्ष्म जीवाणु वगैरह उत्पन्न हो गए। तब उन्होंने बोला कि भैया गर्दन काटने के कारण ये बाहर से आए हैं और यहां पर आके ग्रो कर लिए। अगर ऐसा होता कि अपने आप पैदा हो रहे तो पहले वाले जो फ्लास्क अपन ने एक्सपेरिमेंट किया था जिसकी गर्दन लंबी थी उसमें भी उत्पन्न होने चाहिए थे, लेकिन उस पर तो उत्पन्न बिल्कुल भी नहीं हुए। तभी साइंटिस्ट ने सोचा कि नहीं यार ये बात तो सही कह रहा है पाश्चर भाई साहब कि जो नए ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से ही आते हैं। पहले से उत्पन्न जो ऑर्गेनिज्म है उन्हीं से ही नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है, नए जीव का निर्माण होता है। तो ये बात किसने सत्यापित की थी, लुईस पाश्चर ने। आई होप आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत, लेकिन आपको इतना नहीं जाना, आपको तो ये याद रखना है कि नई कोशिका होती है वो पुरानी कोशिकाओं से बनती है, ठीक है। इसके लिए क्या टर्म्स उन्होंने यूज किया था, ओमनी सेलुला, ई सेलुला उन्होंने यूज किया था। तो इन्होंने ये इसको आधुनिक कोशिका सिद्धांत के नाम से जानते हैं अपन लोग, जो सन 1855 के अंदर रुडोल्फ विर्चो ने इसको दिया था। साइंटिस्ट का नाम अपन को याद रखना है। अब देखो कुछ ऐसे भी हैं जिनके ऊपर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। तो अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए कि निम्न में से किस पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है, तो मैं आपको वो क्वेश्चन भी थोड़ा क्लियर कर देता हूं, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कोशिका सिद्धांत के खंडन, कोशिका सिद्धांत का खंडन कहां पर हो जाता है, कहां पर यह लागू नहीं होता है। पहला पॉइंट तो यह विषाणु पे लागू नहीं होता है, वायरस जिसको अपन लोग बोलते हैं, विषाणु पे यह लागू नहीं होता है। क्योंकि कोशिका सिद्धांत ये बोलता है कि उसके अंदर केंद्रक होना चाहिए, कोशिका द्रव होना चाहिए, विभाजन होना चाहिए, जीवित होता है, कार्यात्मक इकाई होती है, अनुवांशिक इकाई होती है। ये सारी बातें कौन बोलता है, कोशिका सिद्धांत बोलता है। वायरस जीवित है क्या, अरे यार जब बॉडी से बाहर है तब तो ये क्रिस्टल की अवस्था में रहता है, निर्जीव अवस्था में रहता है। जब ये बॉडी के अंदर यानी कोई भी लिविंग होस्ट, कोई भी सजीव के अंदर इंटर होता है तब ये लिविंग के थ्रू बिहेव करता है। ये तो बेचारे बीच में अटक गया, ना तो ये निर्जीव बन पाया अच्छे से, ना ये सजीव बन पाया, ठीक है। तो इसको तो पता नहीं कोई सा शराब लग गया, तभी से इसको ये फ्रस्ट्रेशन में आपको पता है डिजीज कॉज करता है, ये बीमारियां लाता है, सिंपल सी बात है। तो वायरस का आपको याद रखना है ये कोशिका सिद्धांत का खंडन करता है, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये देखो, आपने सुना होगा हमारी जो शरीर की आरबीसी होती है, मैं परिपक्व आरबीसी की बात कर रहा हूं, हमारे शरीर की यानी स्तनधारी के जो शरीर की आरबीसी होती है, परिपक्व आरबीसी, उसके अंदर केंद्रक अनुपस्थित होता है, ठीक है ना, उसके अंदर केंद्रक अनुपस्थित होता है। वहीं अगर बात करता हूं पादप के अंदर चालनी कोशिका, उसके अंदर भी केंद्रक अनुपस्थित होता है। समझना इस चीज को, चालनी कोशिकाओं के अंदर भी केंद्रक अनुपस्थित होता है। लेकिन ये दोनों कोशिकाएं कार्यात्मक रूप से एक्टिव रहती है, अपने फंक्शन करती रहती है, ये जीवित रहती है, इसके बारे में इन्होंने बिल्कुल भी नहीं बताया। इनके अंदर केंद्रक अनुपस्थित होने के बावजूद ये सारे कार्य करती है, इसके बारे में इन्होंने यानी सेल थ्योरी अपन को कुछ भी नहीं बताती है, एकदम से चुप्पी साध लेती है। जैसे महाराष्ट्र सरकार शादी हुई है, चलो अपन उधर नहीं जाते, वो उनका लफड़ा है, वो देखते रहेंगे, अपन तो चलो पढ़ाई करते हैं अपने मजे से। इतना क्लियर हो गया, ओके। तो ये एकदम से चुप्पी साध लेते हैं भैया किसके अंदर, मैं आपको यहां पे लिख रहा हूं, चालनी नलिका व आरबीसी, परिपक्व आरबीसी, मनुष्य की परिपक्व आरबीसी, पूरा लाइन लिखना आपको, मनुष्य की परिपक्व आरबीसी, मनुष्य की परिपक्व आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है। फिर भी यह कार्यात्मक रूप से सक्रिय रहती है। बोलो तो कितने खतरनाक बात है, केंद्रक अनुपस्थित है फिर भी कार्य कर रही है ना, जीवित भी है।
वरना आपको पता है केंद्रक निकालते ही मर जाना चाहिए था इसको, लेकिन इसमें केंद्रक अनुपस्थित। तब परिपक्व होने के बाद, अरे जब नहीं बन रही होती है तब तो केंद्रक होता है, लेकिन जब परिपक्व हो जाती है तब इसके अंदर केंद्रक नहीं होता है। तो ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर रखना है, ठीक है, सीधी सी बात है। चांदनी नलिका व मनुष्य की जो परिपक्व आरबीसी होती है, ऊंट और लामा को छोड़कर, उनके मतलब परिपक्व आरबीसी के अंदर भी केंद्रक होता है, ऊंट और लामा को छोड़कर, बाकी अपन नॉर्मली बात करें इसके अंदर, ठीक है। और वायरस के अंदर भी आपको याद रखना, वायरस कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। वायरस जो होता है वो कोशिका सिद्धांत का अपवाद होता है। बोलो दोस्तों, इतना पॉइंट क्लियर हुआ? एकदम इजी है। चलें आगे। ओके, तो अपने कोशिका सिद्धांत के बारे में जाना। अब जानेंगे अपन लोग कोशिका के आकार के बारे में। सबसे बड़ी कौन सी, सबसे छोटी कौन सी, मनुष्य के अंदर सबसे बड़ी कौन सी, सबसे छोटी कौन सी, सबसे लंबी कौन सी, पादप में सबसे लंबी कौन सी, किसकी कोशिका भित्ति पतली होती है, किसकी कोशिका झिल्ली सबसे पतली होती है, किसकी मोटी होती है, वगैरह वगैरह। तो इनको एक समराइज कर लेते हैं अपन लोग, एक के साथ लिख लेते हैं। एक साथ लिखेंगे तो अपन इसमें कंफ्यूजन में भी नहीं आएंगे। ओके, तो इतना क्लियर हो गया अपन को, अपन ने देख लिया सेल थ्योरी अच्छे से। अब अपन लोग बात करेंगे सेल साइज, कोशिका आकार के बारे में, ठीक है ना। कोशिका आकार, जैसे सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे बड़ी, सबसे लंबी, प्रोकैरियोट में सबसे छोटी, प्रोकैरियोट्स में सबसे बड़ी। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। तो ये डायरेक्टली आपको याद रखना है इन सभी चीज़ों को। तो आज हम लोग सारी जितनी भी सेल साइज से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, कोशिका आकार से संबंधित जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे कवर करते हैं, ठीक है ना। फोकस रखना है इस चीज़ पर, सेल साइज, कोशिका आकार। ठीक है, सेल साइज, कोशिका आकार। पहले मैं आपके 3 क्वेश्चंस क्लियर कर रहा हूं, ध्यान समझना। प्रोकैरियोटिक को लेकर 3 क्वेश्चंस आप लोग पहले कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है, सबसे छोटी प्रोकैरियोटिक कोशिका, सबसे छोटी प्रोकैरियोटिक कोशिका, काफी स्टूडेंट्स को पता भी है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कवर करते हैं, सबसे छोटी कोशिका भित्ति युक्त प्रोकैरियोटिक कोशिका, कोशिका भित्ति युक्त प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन यहां से बनता है, सबसे बड़ी प्रोकैरियोटिक कोशिका, सबसे बड़ी प्रोकैरियोटिक कोशिका। ओके, ध्यान से समझना इस चीज को, क्या डिफरेंस है, किस तरह से अपन को आंसर देना है, किस तरह का क्वेश्चन वो पूछते हैं अपन को, उस हिसाब से अपन को आंसर देना है। ध्यान समझना, अगर अपन को डायरेक्टली इतना ही आता है कि सबसे छोटी प्रोकैरियोटिक कोशिका किसको बोलते हैं, तो आपको ऑप्शन मिलेगा वहां पर माइकोप्लाज्मा। क्या टिक करना है, माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा के लिए अपन कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अपन को याद रखनी है। वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे कवर कर रहा हूं। अपन लोग जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, तब अपन लोग जब मोनेरा किंगडम पढ़ेंगे तब भी अपन लोग जानेंगे इसको, लेकिन अपन लोग यहाँ पर भी इसको हल्का सा देख लेते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है जो अपन को डायरेक्टली याद नहीं होती, लेकिन अपन उनको बार बार पढ़ते हैं, बार बार देखते हैं, तो इजीली वो याद हो जाती है। समझना, माइकोप्लाज्मा को अपन लोग बोलते हैं PPLO भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, PPLO। PPLO का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, प्यूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और क्या खास बात है माइकोप्लाज्मा की, माइकोप्लाज्मा के बाहर कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। वेरी गुड, ठीक है ना। तो इसके अंदर सेल वॉल अनुपस्थित होती है। तीसरा पॉइंट अपन को याद रखना है, इसको अपन लोग MLO भी बोलते हैं, यानी इतने छोटे होते हैं, मॉलिक्यूल लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल जैसे होते हैं, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, MLO, यानी कि मॉलिक्यूलर लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं इनको अपन लोग, मॉलिक्यूलर लाइक ऑर्गेनिज्म। और बताओ भैया, और खास बात क्या है माइकोप्लाज्मा की, इसको अपन लोग जंतु जगत का जोकर भी बोलते हैं, ठीक है ना। जंतु जगत का
जोकर भी अपन इसको बोलते हैं। और बताओ सर, तो और खास बात क्या है माइकोप्लाज्मा की, ये ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकता है, ठीक है ना, ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकता है। तो ये सारे पॉइंट माइकोप्लाज्मा के लिए है, ठीक है ना। माइकोप्लाज्मा जो सबसे छोटी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, जिसको हम पीपीएलओ बोलते हैं, प्लूरो इम्यूनो लाइक ऑर्गेनिज्म। कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, एमएलओ बोलते हैं, मॉलिक्यूलर लाइक ऑर्गेनिज्म। जंतु जगत का जोकर होता है और ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकता है। एक चीज और खास बात याद रख लेते हैं अपन इसकी, वो क्या, ध्यान समझना, कौन से जगत में आता है ये, तो ये भी आपको याद रखना है, ये आता है मोनेरो के अंदर, ठीक है ना, मोनेरो, ठीक है। तो ये मोनेरो किंगडम का सदस्य होता है, मोनेरो किंगडम के अंदर ये आता है माइकोप्लाज्मा। तो ये बात भी आप इसको याद रख लेना। अब चलते हैं उधर, सबसे छोटी कोशिका भित्ति युक्त प्रोकैरियोटिक कोशिका अगर आप हमसे पूछे तो उसका आंसर करना है अपन को क्या, जीवाणु। क्या करना है, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, ठीक है। जो बैक्टीरिया होते हैं उसके बाहर कोशिका भित्ति होती है, किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। आगे मैं आपको करवा दूंगा जब कोशिका भित्ति पढ़ाऊंगा तब, ठीक है। अभी तो आप इतना समझो कि सबसे छोटी कोशिका दे रखी हो और अपन को ये पूछे कि कोशिका भित्ति युक्त प्रोकैरियोटिक कोशिका पूछे अपन को, ठीक है। तो ये टर्म्स जरूर देखना, अगर कोशिका भित्ति युक्त पूछा है तब तो अपन को बैक्टीरिया की सेल बताना है, और अगर अपन को डायरेक्टली सबसे छोटी प्रोकैरियोटिक कोशिका पूछा है तब अपन को माइकोप्लाज्मा बताना है। और माइकोप्लाज्मा के लिए सारे पॉइंट भी आपको याद रखने हैं, नोट कर लेना अपने नोटबुक के अंदर। अब बात करें सबसे बड़ी प्रोकैरियोटिक कोशिका की, तो जो सबसे बड़ी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वो होती है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना क्या होती है बच्चों, स्पाइरुलिना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना इस चीज को। स्पाइरुलिना जो होती है वो सिंगल सेल प्रोटीन होती है, इसको अपन लोग एससीपी बोलते हैं। एससीपी मतलब सिंगल सेल प्रोटीन। दिख तो रहा होगा, एक मिनट चेक कर लेते हैं, हाँ जी दिख रहा है, ठीक है। एससीपी मतलब सिंगल सेल प्रोटीन। खास बात क्या है, इसके अंदर 70% प्रोटीन होती है, इसके अंदर 70% प्रोटीन होती है। और स्पाइरुलिना होता है वो किसका एग्जांपल है, याद रखना, ये बीजीए होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, नील हरित शैवाल होता है स्पाइरुलिना, ठीक है ना। सबसे बड़ा प्रोकैरियोटिक कोशिका, सबसे बड़ी प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी है, स्पाइरुलिना होती है, जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी है, बीजीए है, ठीक है। और ये इसको सिंगल सेल प्रोटीन भी बोलते हैं, जिसमें 70% प्रोटीन पाई जाती है। ये 3 क्वेश्चन आपकी कवर हो गए, 3 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। माइकोप्लाज्मा के लिए सारे पॉइंट बच्चों आपको याद रखना है, क्योंकि सारे पॉइंट से कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन जाता है और बना हुआ भी है, और हो सकता है इन्हीं को घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन वो पूछ ले। इतना पॉइंट क्लियर हो गया, ओके। तो नेक्स्ट अपन लोग चलते हैं 4th पॉइंट की तरफ। 4th सेल साइज देखते हैं अपन लोग। ओके, देखना 4th वाले सेल देखते हैं। अब मनुष्य की बात करते हैं, ठीक है। मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका, तो मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका होती है ओवम यानी अंडाणु, जिसको एग बोलते हैं, ठीक है ना। ठीक है, ये होती है फीमेल बॉडी के अंदर, ये फीमेल बॉडी में बनती है, ठीक है ना, याद रखना। तो मनुष्य के अंदर पूछे सबसे बड़ी कोशिका ओवम यानी अंडाणु, इसको एग भी बोलते हैं अपन लोग, ठीक है। फीमेल बॉडी के अंदर ये बनती है। अगर आपकी आंखों की रोशनी बिल्कुल सही है, अगर आपकी आंखें 6/6 या 12/12 एकदम परफेक्ट आपकी आंखें, तो आप इसको नेकेड आई से भी देख सकते हो, ठीक है। आप इनको नेकेड आई से भी देख सकते हो। नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं 5th नंबर की, सेल की साइज जो है मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका, ठीक है ना, स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल। तो स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल या मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका पूछे तो आपको बतानी है स्पर्म, यानी इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, शुक्राणु बोलते हैं। कई किताबें ये क्लेम करती है आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पल्सेस, आरबीसी को क्लेम करती है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं आरबीसी की जो साइज होती है वो नॉर्मली 5 से 7 माइक्रोमीटर होती है। उसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 5 से 7 माइक्रोमीटर होता है।
जब मैंने स्पर्म का साइज देखा तो उसके अंदर दे रखा था 4.5 से लेकर 5 माइक्रोमीटर। तो आप खुद सोच सकते हो कि कौन सी सबसे छोटी आपको नजर आ रही है। तो जो स्पर्म होता है वो सबसे छोटा होता है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपने नोटबुक में नोट नहीं किया तो वहां पे मेंशन कर लेना, आपको स्पर्म लिखना है, ठीक है। शुक्राणु लिखना है, मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका का उदाहरण शुक्राणु, नोट कर लेना, उसको मेंशन कर लेना अगर आपने नहीं लिखा तो। इतना क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं मनुष्य के अंदर ही 6 नंबर की सेल, लॉन्गेस्ट, ठीक है, लॉन्गेस्ट ह्यूमन सेल की बात करते हैं। सबसे लंबी, मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका, मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका। तो मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका बच्चों बता दो, ये तो याद ही होगा, नर्व सेल, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं? तंत्रिका कोशिका। क्या बोलते हैं उसको अपन लोग? तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल अपन इसको बोलते हैं। बोलो क्लियर हो गया इतना? ओके, नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं इसके अंदर 7 नंबर की सेल की बात कर लेते हैं अपन लोग, ठीक है। सुनना ध्यान से, अगर बहुकोशिकीय प्राणियों की बात करते हैं, बहुकोशिकीय प्राणियों की, जो यूकैरियोटिक प्राणी होते हैं, ऑलवेज प्राणी तो मेनली यूकैरियोटिक होते हैं, तो बहुकोशिकीय प्राणियों की बात करें तो उसके अंदर सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण शुतुरमुर्ग का अंडा। याद रखना बच्चों, क्या? शुतुरमुर्ग का अंडा। तो बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण, या बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है ना। इसके आगे ये भी लिखना, सबसे बड़ी बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक कोशिका। तो सबसे बड़ी बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण क्या होगा? एग ऑफ ऑस्ट्रिच, यानी कि शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है ना, शुतुरमुर्ग का अंडा, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। काफी मतलब बोला जाता है ये 5-6 आदमी इससे ऑमलेट वगैरह बना के अच्छे से नाश्ता भी कर सकते हैं। तो 7 नंबर हो गए, ठीक है। नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं इसके अंदर, नेक्स्ट पॉइंट अपन इसके अंदर बात करते हैं, साथ साथ मेंशन करते चलना, इस सभी को नोट करते चलना बच्चों। यहां से क्वेश्चन बनता है, नॉर्मली बन जाता है क्वेश्चन, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट अपन लोग बात करेंगे पादप कोशिका के अंदर, ठीक है, यानी जो एक कोशिकीय सबसे बड़ी पादप कोशिका होती है वो कौन सी होती है? ध्यान से बच्चों, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। कितने हो गए थे? 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, कितने हो गए देख लेना, ठीक है। सबसे बड़ी एक कोशिकीय पादप कोशिका, बताओ भाई, सबसे बड़ी एक कोशिकीय पादप कोशिका कौन सी है? तो बच्चों याद रखना आपको, एसिटाबुलेरिया। कौन सी है बच्चों? एसिटाबुलेरिया। अपन को ये याद रखना है, एसिटाबुलेरिया, बिल्कुल बच्चों ये अपन को याद रखना है, एसिटाबुलेरिया, ठीक है। 9 पॉइंट्स अपन को याद रखना है। अब चलते हैं झिल्ली के अंदर। तो सबसे पतली झिल्ली, सबसे पतली झिल्ली किसकी होती है? पहले तो ये अपन को याद रखना है, रिक्तिका की। किसकी होती है सबसे पतली झिल्ली? रिक्तिका की, जिसका नाम भी अपन को याद रखना है, क्या बोलते हैं उसको अपन लोग? टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं बच्चों इसको अपन लोग? टोनोप्लास्ट बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो सबसे पतली झिल्ली किसकी होती है? रिक्तिका की होती है, जिसको अपन लोग टोनोप्लास्ट बोलते हैं। सबसे मोटी खरगोश के आरबीसी की होती है, ठीक है, लेकिन इतना अपन को नहीं जाना, पूछेंगे भी नहीं इतना कुछ, लेकिन अपन को हाँ इतना तो आना ही चाहिए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये तो सारे पॉइंट आपके माइंड में सेट होने चाहिए। तो इतना क्लियर हुआ बच्चों, अच्छे से कवर हुआ इतना अच्छे से, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स अपन लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं, कोई भी एक पादप कोशिका को देखते हैं जहां से अपन को कुछ अलग और पॉइंट सीखने को मिलेंगे। तो पादप कोशिका को एक बार और अपन लोग गहराई से देखते हैं, ठीक है, कि उसके कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनको अपन लोग सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, वो सारी बातें करते हैं अपन लोग एक पादप कोशिका को लेकर, प्लांट सेल को लेकर। थोड़ा फोकस बनाए रखना, ठीक है। प्लांट सेल है कोई मेरे पास, तो पादप कोशिका का नाम आती है, अपने दिमाग में आना चाहिए कि इसके बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है। पहला पॉइंट तो माइंड में यही आता है, ठीक है सर, आ गया। तो पादप कोशिका के अंदर मैंने क्या किया,
कोशिका भित्ति को तो अलग कर दिया, सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति को मैंने अलग किया। अब जो बचा हुआ भाग है क्या बच गया, अब उसके अंदर कोशिका झिल्ली बच गई, कोशिका द्रव बच गया, केंद्रक बच गया, केंद्रक द्रव बच गया, कोशिकांग बच गए, वो सारे पार्ट ही तो बच गए। ठीक है, उनको आप लोग सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, ये आपको याद रखना, उसको बोलते हैं अपन प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको अपन लोग बच्चों, प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना इस चीज को। दो टर्म्स आते हैं जिनमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक तो प्रोटोप्लास्ट, एक होता है प्रोटोप्लाज्म। आज मैं ये दोनों टर्म्स आपका क्लियर कर रहा हूं, फोकस बनाए रखना। अब प्रोटोप्लास्ट में क्या क्या आ गया, ध्यान से देखना। प्रोटोप्लास्ट में क्या क्या आ गया, सेल मेम्ब्रेन आ गई, साइटोप्लाज्म आ गया, न्यूक्लियस आ गया, न्यूक्लियोप्लाज्म आ गया और सेल ऑर्गेनेल्स आ गया। तो ये सारे भाग आ गए। फिर तो याद रखना, कोशिका भित्ति हटा दी अपन ने, अब जो बची हुई संरचना है उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लास्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, प्रोटोप्लास्ट बोलेंगे। अब बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, ध्यान से समझना। अपन ने क्या किया, इस प्रोटोप्लास्ट वाले भाग से जिसके अंदर कोशिका झिल्ली भी प्रेजेंट है और सारे कोशिकांग और कोशिका द्रव वगैरह, न्यूक्लियस वगैरह, ठीक है, और केंद्रक द्रव सब कुछ उपस्थित है, अपन ने क्या किया, इसके कोशिका झिल्ली को हटाया। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को अलग कर दिया। जैसे ही अपन ने कोशिका झिल्ली को हटाया, अब क्या क्या रहा समझना। ये कोई पादप कोशिका है, इमेजिन करना, क्योंकि आपका इमेजिनेशन पावर ऑलवेज, मुझे पता है जब वीडियो देखते हो तो इमेजिन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मान लो ये पादप कोशिका है जिसके बाहर कठोर निर्जीव कोशिका भित्ति है। अपन ने क्या किया, इस कोशिका भित्ति को तो अलग कर दिया। ठीक है, कोशिका भित्ति अलग होगी। अब जो बची हुई संरचना है जिसके अंदर कोशिका झिल्ली वगैरह है, कोशिका द्रव है, केंद्रक द्रव है, केंद्रक है, कोशिकांग है, इस चीज को अपन लोग क्या बोलेंगे, इसको अपन लोग बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। क्या बोलते हैं इसको अपन लोग, प्रोटोप्लास्ट। यानी कि अब सबसे बाहर क्या रह गया, अब कोशिका झिल्ली रह गई, भित्ति तो अपन ने हटा दी। प्रोटोप्लास्ट में सबसे बाहर क्या है, कोशिका झिल्ली है। जिस प्रकार से जैसे ही अपन ने कोशिका भित्ति को अलग किया, अब जो बची हुई संरचना है जिसके अंदर कोशिका झिल्ली है, कोशिका द्रव है, कोशिकांग है, केंद्रक द्रव है, सब चीजें हैं, तो इस चीज को अपन लोग क्या बोलेंगे, ध्यान से समझना। अपन ने क्या किया, प्रोटोप्लास्ट यानी जिसके अंदर कोशिका झिल्ली भी इंक्लूड थी, उसको तो अपन ने अलग कर दिया, कोशिका झिल्ली को अपन ने अलग कर दिया, और बाकी जो बची हुई संरचना है जिसके अंदर कोशिका द्रव, कोशिकांग और केंद्रक द्रव, तीन चीज सम्मिलित है, उसको अपन लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, प्रोटोप्लाज्म। अब इस टर्म्स को अपन लोग क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म। तो आप क्लियर हुआ, प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट के अंदर। तो बच्चों याद रखना है, प्रोटोप्लाज्म में क्या आता है, क्या क्या आता है, ध्यान से समझना। प्रोटोप्लाज्म में आता है कोशिका द्रव, कोशिकांग, केंद्रक द्रव, केंद्रक वाला पोर्शन पूरा आ जाता है, ठीक है ना, लेकिन केंद्रक द्रव ज्यादा अपन लोग लिखते हैं। अब समझना इसके अंदर क्वेश्चन किस तरह का बनता है और किस तरह से आपको उसको टिक करना है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है, निम्न में से प्रोटोप्लाज्म है या फिर प्रोटोप्लाज्म में सम्मिलित है, समझना। ऑप्शन दे रखा अपन को ए सेल वॉल, ऑप्शन दे रखा बी साइटोप्लाज्म, ऑप्शन दे रखा अपन को 3 सी वाला ऑप्शन दे रखा है साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, और ऑप्शन दे रखा अपन को 4th यानी कि डी साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल्स, तीनों चीज दे रखी है। ठीक है, कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और कोशिकांग, तीन चीज दे रखी है। तो इसके अंदर आपको कौन सा ऑप्शन टिक करना पड़ेगा, तो बच्चों याद रखना इसके अंदर ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा, 4th वाला, क्योंकि आप देख रहे हो कि प्रोटोप्लाज्म के अंदर कोशिका द्रव भी है, कोशिकांग भी है और केंद्रक द्रव यानी कि केंद्रक वाला पूरा पोर्शन भी है, इंक्लूड है। अब लेकिन कई कई क्वेश्चंस के अंदर कोशिकांग नहीं मिलता अपन को, समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। कई क्वेश्चंस के अंदर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म अपन को देखने को मिलता है, यानी कि यहां पर मान लो 4th ऑप्शन अपन ले
सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर अपन को थर्ड वाला ऑप्शन टिक करना पड़ेगा। इस कंडीशन के अंदर कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव अपन को यूज टिक करना पड़ेगा। अगर कोशिकांग दे रखा है तो ऑलवेज अपन को तीनों ही चीजों को कंसिडर करके चलना है, कोशिका द्रव, कोशिकांग और केंद्रक द्रव को। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट में क्या समझाना चाह रहा हूं, प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या चीजें आती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। जो भी आपके कंफ्यूजन है आई होप कि वो कवर हो गए होंगे। तो प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म के अंदर का मैं डिफरेंस इसके अंदर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इन दोनों शब्दों को आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से पढ़ना है, उसी के बाद आपको ऑप्शन टिक करना है, ठीक है ना बच्चों। जल्दबाजी नहीं करना है, शब्दों को अच्छे से देखना है, देखने पर अपन को सेम से लगते हैं प्रोटोप्लास्ट प्रोटोप्लाज्म, लेकिन लास्ट वाला अपन को अच्छे से कवर करना है, ये प्लाज्म है ये प्लास्ट है, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, ठीक है। तो अपन लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं फिर। ओके, ये कवर हो गया। थोड़ा सा मेरा समझाने का मकसद इतना ही था ताकि आप लोगों को ये कंफ्यूजन दूर रहे। प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट के बीच में अंतर क्या है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर किस तरह का क्वेश्चन बनता है और किस तरह से अपन को उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। ओके फाइन, नेक्स्ट अपन लोग चलते हैं इसके अंदर अब कोशिका भित्ति। अब बात करेंगे बच्चों अपन लोग कोशिका भित्ति, उसके बाद पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली। ये सारी चीजें आज ही पढ़ना है, इसी लेक्चर के अंदर पढ़ना है। ओके, हेडिंग डालो अभी कोशिका भित्ति की बात करेंगे, सेल वॉल की बात करेंगे। कोशिका भित्ति, सेल वॉल। पहले परिभाषा लिखिए, आप नोट कीजिए, मैं जैसे बोल रहा हूं उस तरह से आप इसको नोट करना। परिभाषा के अंदर लिखना, कोशिका भित्ति में लिखना पादप कोशिकाएं कवक व लिखना पादप कोशिकाएं कवक कुछ प्रोटिस्टा समूह के सदस्य व प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बाहर सुरक्षात्मक कठोर निर्जीव आवरण पाया जाता है, जिसे कोशिका भित्ति बोलते हैं। ध्यान से सुन लिया होगा, कहां कहां मिलेगा। सिर्फ मैंने जंतु कोशिका को हटाया है क्योंकि जंतु कोशिकाओं के बाहर कोशिका भित्ति नहीं होती है। बाकी आपको पता है पादप कोशिका के अंदर होता है, कवक के अंदर होता है, ठीक है, प्रोकैरियोट्स के अंदर होता है, और कुछ प्रोटिस्टा समूह के सदस्य होते हैं उनके अंदर भी कोशिका भित्ति देखने को मिलती है। क्लियर हो गया पॉइंट। ओके, तो इसके अंदर अपन को क्या क्या बातें याद रखनी है, मैं वो सारी बातें यहाँ पे नोट कर रहा हूं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको आने चाहिए। पहली बात तो इसकी खोज। तो कोशिका भित्ति की खोज किसने की थी, ध्यान से समझना। आप लोगों ने पढ़ लिया है इस चीज को अच्छे से। जब अपन ने कल वाला लेक्चर पढ़ा था, जब स्टार्टिंग के अंदर जब मैं आपको इतिहास पढ़ा रहा था, तो साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सच्ची में तो क्या देखा, एक्चुअली उसने क्या देखा था, कोशिका भित्ति ही तो देखा था। कब, सबसे पहले खोज उसी ने की थी। कब, 1665 में। लिंक करो यार, इस एक से दो चीजों को जोड़ने की कोशिश करो ताकि आप भूले नहीं, ठीक है ना। कितना कुछ रटोगे, ठीक है। तो एक से दोनों मतलब दो तीन चीजों को आप लिंक करके चलोगे ना, तो आपको काफी लंबे समय तक याद भी रहेगा। तो कोशिका भित्ति को ही तो देखा था। अरे पादप क्रक्का नाम का पादप था, उसकी कॉर्क से उसने स्लाइड बनाई थी और उसको खुद के द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से देखा था। तो उसको बड़े बड़े कॉस्ट नजर आए, ठीक है, जिनको उन्होंने नाम दिया था द लिटिल रूम, ठीक है ना। लिटिल रूम उन्होंने नाम दिया था, बाद में सेलुला वगैरह उसने बोला था। तो वो कोशिका भित्ति कैसी थी, सजीव थी कि निर्जीव थी, बताओ। निर्जीव थी, तो याद करो ये पॉइंट भी। तो खोज में तो आप लिख दो भैया रॉबर्ट हुक, सन 1665 में, ठीक है। कोशिका भित्ति कैसी होती है, निर्जीव होती है, ठीक है, निर्जीव होती है। ओके, और भी मैं लिख देता हूं, कवक, पादप, कुछ प्रोटिस्टा समूह के सदस्य, छोड़ो उसको, प्रोकैरियोट्स की कोशिका
इनमें ये उपस्थित होता है, ठीक है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। अब ये किसकी बनी होती है इनके अंदर, कवक में किसकी बनी होती है, पादप में किसकी, प्रोकैरियोट्स में किसकी, डायटम्स में किसकी, डायनोफ्लैजिलेट्स में किसकी, शैवाल में किसकी बनी होती है। तो ये सारी बातें इसी के अंदर देखेंगे थोड़ी देर बाद में, पहले तो इसकी नॉर्मली बात कर लेते हैं अपन लोग, ठीक है। ओके, सब ना कार्य क्या होता है इसका, कोशिका को विशिष्ट आकृति प्रदान करता है। विशिष्ट आकृति प्रदान करती है, ध्यान से समझना, कोशिका भित्ति क्या करती है, कोशिकाओं को विशिष्ट आकृति प्रदान करती है, विशिष्ट आकृति प्रदान करती है, साथ ही साथ सुरक्षा का कार्य करती है, कठोर आवरण होता है, निर्जीव होता है, ठीक है। ये सारी बातें अपन को कोशिका भित्ति के लिए याद रखना है। अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, कौन कौन से पादप यानी कवक, प्रोकैरियोट्स, इनके अंदर किस चीज की कोशिका भित्ति बनी होती है। अब थोड़ा सा आप लोग वो भी देख लेते हैं, तो इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया। चलते हैं आगे, ध्यान से समझना। अब और भी अच्छा पॉइंट आएगा इसके अंदर, यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना, यहां से डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलो बात करते हैं आप लोग वन बाय वन। सबसे पहले देखते हैं प्रोकैरियोट्स में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, ठीक है ना, यानी कि जीवाणु। इसको अपन लोग यू बैक्टीरिया बोलते हैं, जीवाणु को क्या बोलते हैं, यू बैक्टीरिया, सत्य बैक्टीरिया, सत्य जीवाणु जिसको बोलते हैं। इनके अंदर बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकॉन, जैसे मैंने पहले बता चुका हूं, पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है, जो म्यूरिन भी होता है इनके अंदर, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड बात करते हैं अपन लोग डाइटम। डाइटम में कोशिका भित्ति बताओ बच्चों, सेलुलोज प्लस सिलिका की बनी होती है, ठीक है। थर्ड बात करते हैं डायनोफ्लैजिलेट। कई बच्चे तो इन टर्म्स को पहली बार सुन रहे होंगे, मैं आपको बताता हूं। जब अपन लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ना, वर्गीकरण पढ़ेंगे जंतु और पादपों का, तो वहां पर अपन लोग इनको देखेंगे, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, अपन क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे। इनके अंदर बनी होती है सेल्यूलोज प्लस पैक्टिन की बनी होती है, ठीक है ना, सेलुलोज प्लस पैक्टिन की बनी होती है। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं कवक। कवक को अपन लोग फंगस बोलते हैं, ठीक है ना। कवक में काइटिन प्लस पॉलीसेकेराइड, काइटिन प्लस पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। फिफ्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं अपन लोग प्लांट्स, पादप। पादप में कोशिका भित्ति सेलुलोज प्लस पैक्टिन की बनी होती है। तो याद रखना इन दोनों के अंदर तो सेम सा हो गया, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। 6 नंबर की बात करते हैं शैवाल। शैवाल यानी एल्गी। शैवाल के अंदर कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है दोस्तों, याद रखना सेलुलोज प्लस ग्लैक्टोन मेनोज एंड मिनरल्स। मिनरल्स में आपको याद रखना कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। तो शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज प्लस ग्लैक्टोन्स मेनोज मिनरल्स। मिनरल्स में आपको याद रखना कैल्शियम कार्बोनेट, यानी जितना लंबा सारा नाम दिखे समझ जाना भैया शैवाल का है। ओके फाइन। अब बात कर लेते हैं जंतु के अंदर। एनिमल्स में सेल वॉल अनुपस्थित, दिख रहा होगा, मैं इधर लिख रहा हूं 8 नंबर। माइकोप्लाज्मा जिसको पीपीएलओ बोलते हैं, सेल वॉल अनुपस्थित। बच्चों याद रखना है, देखो माइकोप्लाज्मा कितनी बार आ गया है ना। अपन ने जब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर देखा था तब भी देख लिया था, लास्ट में थोड़ी देर पहले अपन इसको अभी देखा ही अच्छे से, दोबारा से आ गया। तो कोशिका भित्ति माइकोप्लाज्मा में अनुपस्थित होती है, शायद आपको अभी ये कंप्लीट याद हो गया होगा। तो ये सारे बातें जो अपन ने पढ़ी है किन के अंदर कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है, यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए आप इनको एक साथ ही नोट कर लो एक पेज के अंदर, ठीक है। ओके फाइन, नेक्स्ट अपन चलते हैं कोशिका भित्ति के अंदर, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा चिन्ना सा और पढ़ देंगे। रफ करते हैं, इनको नोट कर लेना। नोट नहीं हो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद आप इनको नोट कर सकते हो, टाइम मिलते तो। टाइम तो मिला वही यार, 1 घंटे का तो लेक्चर होता है, तो 1 घंटा आप इसको अच्छे से दो, नोटबुक लेके बैठो और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे अपने नोट्स के अंदर उसको ऐड करते चलो बस, और साथ साथ नोट्स भी कवर हो जाएंगे और साथ साथ आपका ये टॉपिक भी कवर हो जाएगा बहुत अच्छे से।
अब बात कर लेते हैं, ध्यान समझना, सेल वॉल जो होती है इसके अंदर तीन चीजें अपन लोग पढ़ते हैं। सेल वॉल के अंदर तीन भाग होते हैं, एक तो होता है मिडिल लेमिला, मध्य पटलिका, मिडिल लेमिला क्या बोलते हैं अपन लोग, मध्य पटलिका। एक होती है प्राइमरी सेल वॉल, प्राथमिक कोशिका भित्ति, और एक होती है सेकेंडरी सेल वॉल, द्वितीय कोशिका भित्ति। अब बात करते हैं मध्य पटलिका किसकी बनी होती है और कहां पर होती है। मध्य पटलिका किसकी बनी होती है और कहां पर होती है, तो ध्यान से समझना। मान लो तीन चार कोशिकाएं हैं, तीन चार कोशिकाएं आपस में जुड़ी हुई है, तो तीन चार कोशिकाओं के बीच के अंदर, तीन चार कोशिकाओं के बीच में मध्य पटलिका पाई जाती है। दो कोशिकाएं, दोनों के बीच के अंदर मध्य पटलिका पाई जाती है, मिडिल लेमिला पाई जाती है। और ये किसकी बनी होती है, याद रखना, ये बनी होती है कैल्शियम व मैग्नीशियम पैक्टेट की, कैल्शियम व मैग्नीशियम पैक्टेट की। मैग्नीशियम कम होता है लेकिन मुख्यतः इसके अंदर कैल्शियम ही होता है, मुख्यतः क्या होता है, इसके अंदर कैल्शियम होता है। तो मुख्यतः ये कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है। अगर ऑप्शन में आए कैल्शियम पैक्टेट, मैग्नीशियम पैक्टेट, अगर अलग अलग दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है कैल्शियम पैक्टेट, बी ऑप्शन में दे रखा है मैग्नीशियम पैक्टेट, तो टिक करना है कैल्शियम पैक्टेट को। अगर साथ में कैल्शियम व मैग्नीशियम पैक्टेट, तो 100% टिक करना है उसी को। समझ में आ गया इतना तो सर। चलो नेक्स्ट बात करते हैं प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल कहां देखने को मिलती है, तो एक सिंपल लाइन बनती है, एक सिंगल लाइन बनती है। जो प्राइमरी या प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है वो पृथक्कृत की गई कोशिका में सबसे बाहर मिलेगी, अलग की गई कोशिका में सबसे बाहर मिलेगी। एक सिंगल सेपरेट कोशिका की अगर बात करें तो उसके बाहर हमको प्राथमिक कोशिका भित्ति मिलती है। किसमें, पादप में। अरे जंतुओं में तो होती नहीं ना कोशिका भित्ति, कंफ्यूज क्यों हो रही हो, तो समझना पृथक्कृत कोशिका में सबसे बाहर पाई जाती है, सबसे बाहर उपस्थित होती है, ये आपको याद रखना है। दूसरी बात, जो प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है वो पतली होती है, पार्गे में होती है, हल्की सी, कैसी होती है, पतली होती है, एकदम से पतली, थिन मेम्ब्रेन होती है। प्राथमिक कोशिका भित्ति क्या होती है, पतली होती है, लचीली होती है, याद रखना, पतली व लचीली होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं जिनकी कोशिकाएं बार बार विभाजित होती रहती है, जो विभजोतक कोशिका जिनको आप लोग बोलते हैं, उन कोशिका के अंदर प्राथमिक कोशिका भित्ति ही पाई जाती है, द्वितीय कोशिका भित्ति उनमें अनुपस्थित होती है। तो यह पॉइंट भी याद रखना। क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक यानी कि विभजोतक कोशिका में ये उपस्थित होती है, विभजोतक कोशिका के अंदर ये होती है। द्वितीय कोशिका भित्ति की बात करें तो ये कठोर होती है, ठीक है ना। कैसी होती है, कठोर कोशिका भित्ति होती है। और ये कहां पर मिलेगी अपन को, जो स्थायी कोशिकाएं होती है, जो स्थायी उत्तक होते हैं, उनके अंदर मिलती है। तो स्थायी उत्तक की कोशिका होती है, उनके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल, द्वितीय कोशिका भित्ति पाई जाती है, द्वितीय कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्लियर हुआ ना, छोटे छोटे पॉइंट है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं और कंफ्यूज नहीं होना अपन को। देखो सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आपको पता है कन्फ्यूजन दूर होगा ही, ठीक है ना। तो कन्फ्यूजन में अभी तो आना ही नहीं है, हर एक चीज़ अपन लोग सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे, सारी बातें जानेंगे, सब कुछ देखेंगे, हल्का हल्का देखेंगे, सब चीज़ों को टच करेंगे, ठीक है, ताकि अपन को ऐसा नहीं लगे कि अपन ने कुछ छोड़ दिया, कुछ स्किप हो गया, बिल्कुल नहीं लगेगा। तो कोशिका भित्ति वाला पोर्शन अपना ये कवर हो चुका है, सेल वॉल वाला ये पोर्शन अपना कवर हो चुका है। आई होप आपको ये सेल वॉल कोशिका भित्ति वाला पोर्शन समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है ना। निर्जीव पदार्थ होता है जो पादप कोशिका सबसे बाहर होता है, जंतु कोशिका अनुपस्थित होता है। किन के अंदर किस चीज की बनी होती है कोशिका भित्ति, वो अपन ने एक साथ देख लिया था। उसके बाद कोशिका भित्ति में अपन ने मध्य पटलिका देखा, प्राइमरी सेल वॉल देखा, सेकेंडरी सेल वॉल देखा। तो मध्य पटलिका के अंदर बच्चों आपको याद रखना, ये मिडिल लेमिला जो होती है वो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है, मुख्यतः ये कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है बच्चों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं इसके अंदर कोशिका झिल्ली की बात कर लेते हैं बच्चों। किसकी बात करते हैं अब अपन लोग, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, जिसको अपन लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, प्लाज्मा लेमा भी इसको अपन लोग बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, कोशिका भित्ति हो गया, अब बात करते हैं कोशिका झिल्ली।
कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना, समझते हैं इसको भी। नोट करना, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना, कोशिका झिल्ली। ओके, तो कोशिका झिल्ली की अपन लोग इसके अंदर बात करते हैं। समझना, कोशिका झिल्ली जो होती है इसके लिए क्या क्या पॉइंट अपन को याद रखना है। पहले बात तो इसके नाम, और किस नाम से अपन इसको जानते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या और प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा लेमा भी अपन इसको बोलते हैं, प्लाज्मा लेमा, ठीक है, प्लाज्मा लेमा भी अपन इसको बोलते हैं, कोशिका झिल्ली को बोलते हैं। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जंतु कोशिका के अंदर सबसे बाहर कोशिका झिल्ली पाई जाती है, याद रखना, जंतु कोशिका में सबसे बाहर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। क्लियर हो गया इतना सा? ओके, अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज जब 1950 के अंदर हुई थी, उसी के बाद कोशिका झिल्ली की विस्तृत संरचना का अध्ययन करने को मिला। वैज्ञानिक जो हुए थे उसके बाद उन्होंने कोशिका झिल्ली के ऊपर अच्छे से कार्य करना स्टार्ट किया था। तो दो साइंटिस्ट थे, सिंगर तथा निकोलसन, जिन्होंने कोशिका झिल्ली के लिए बहुत ही अच्छा मॉडल दिया था, बहुत ही अच्छा उन्होंने कार्य किया था, जिस मॉडल का नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो उसकी अपन लोग बात करेंगे यहाँ पर, उसकी अपन लोग चर्चा करेंगे कोशिका झिल्ली को लेकर, ठीक है। तो दो साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने मॉडल दिया था, याद रखना, सिंगर तथा निकोलसन, सिंगर तथा निकोलसन। मैं कुछ बातें और बता देता हूं, कोशिका झिल्ली कैसी होती है। चयनात्मक पारगम्य, ये तो आपको पता भी होगा, चयनात्मक पारगम्य, ठीक है। जीवित भाग होता है, सजीव भाग होता है, याद रखना, ये कैसा होता है, जीवित भाग होता है। तो सिंगर तथा निकोलसन ने सन 1972 में अपना मॉडल प्रस्तुत किया था, जिस मॉडल का नाम क्या था, तरल मोज़ेक मॉडल। क्या नाम था उसका दोस्तों, तरल मोज़ेक मॉडल, जिसको अपन लोग फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी अपन इसको बोलते हैं। तरल मोज़ेक मॉडल उन्होंने प्रस्तुत किया था सन 1972 के अंदर। किसने किया था, सिंगर तथा निकोलसन ने। ये बोलते हैं कि भैया कोशिका झिल्ली जो होती है प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। मुख्यतः क्या पाया जाता है उसके अंदर, प्रोटीन और लिपिड पाया जाता है। तो मैं ये रफ कर देता हूं क्योंकि अपन इसका डायग्राम भी देखेंगे, ठीक है, सारी चीजें अपन लोग कवर करेंगे कोशिका झिल्ली को लेकर। तो मैं ये रफ कर रहा हूं, ये आप नोट कर लेना इस चीज के अंदर। ओके फाइन। ध्यान से समझेंगे, देखना दोस्तों, इसको भी अपन लोग अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। कोशिका झिल्ली के घटक, क्या क्या घटक है कोशिका झिल्ली के। पहला प्रोटीन, दूसरा लिपिड, दो चीज तो इसके अंदर होती ही होती है। तीसरा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। चौथा इसके अंदर होता है कोलेस्ट्रॉल। क्या, कोलेस्ट्रॉल। चार चीजें होती है कोशिका झिल्ली के अंदर। मुख्यतः तो प्रोटीन और लिपिड ही होती है, सीधी सी बात है। मेनली क्या होती है, प्रोटीन और लिपिड होते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट और कोलेस्ट्रॉल भी इसके अंदर होता है। तो मैं कोशिका झिल्ली की वो संरचना बना रहा हूं जो इन्होंने सिंगर तथा निकोलसन ने दिया था, ठीक है। ये क्या है, ये प्रोटीन है कि लिपिड है, बताओ भाई। मैंने पढ़ाया क्लास के अंदर आप लोगों को, ऑफलाइन में क्लास में मैंने आपको डायग्राम भी बनवाया था और ये पढ़ाया भी था कोशिका झिल्ली का ये मॉडल, ठीक है। ये क्या है, बीच बीच में क्या धसी रहती है और किसका निर्माण करती है, क्या इसका काम है,
ओके फाइन, ध्यान समझना, ये कोशिका झिल्ली का मैंने डायग्राम बनाया है, ठीक है, ध्यान से समझना। इसके अंदर क्या है, ये जो बीच में अपन को रेड वाले दिख रहे हैं, जिसका ये तो हेड होता है और ये टेल होती है, इनको अपन लोग बोलते हैं लिपिड। ये क्या है, लिपिड है बच्चों, ये क्या है, लिपिड है। मैं बीच में नोट कर रहा हूं, ये लिपिड के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और साथ ही साथ इनके परिधि के अंदर क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है, परिधि में भी है, और ये इनके अंदर धसी भी रहती है, ये भी क्या है, प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपको नजर आ रही होगी दोहरी झिल्ली युक्त है। ध्यान से देखना, लिपिड की जो परत होती है वो दो परत बनाती है, एक तो ये परत रही, दूसरी ये परत रही, ठीक है ना। तो लिपिड के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो दोहरी परत बनाते हैं। पहला पॉइंट तो ये कवर करना है। अगर ऐसे लाइन में स्टेटमेंट में है कि निम्न में से कौन सा सही है, कौन सा गलत स्टेटमेंट है, कितने गलत है, कितने सही है, तो ये टर्म्स आपको याद रखना है कि जो कोशिका झिल्ली की लिपिड वाली लेयर होती है वो दोहरी लेयर होती है, ठीक है, दोहरी परत बनाती है। कितनी, दोहरी परत आपको देखने को मिल रहा है। अब इसके अंदर क्या होता है, अगर मैं एक मॉलिक्यूल्स को थोड़ा सा जूम करूं, समझना, अगर हम एक मॉलिक्यूल्स को थोड़ा सा जूम करें तो अपन को नजर आता है एक तो हेड वाला पार्ट, ये क्या है, हेड वाला पार्ट, ठीक है, और दो क्या है इसके अंदर, टेल्स होती है, दो क्या इसके अंदर टेल है, एक तो हेड है और दो टेल है। अब समझना मेन पॉइंट ये है, जो हेड होता है वो जल रागी होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, जल रागी जिसको अपन लोग बोलते हैं, ठीक है। वही अगर बात करें टेल की, ठीक है, जो टेल वाला हिस्सा होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, यानी कि जल विरोधी होता है, जल विरोधी होता है। बोलो क्लियर हुआ ये पॉइंट अच्छे से, ओके। अब ध्यान से समझना, बीच बीच में जो प्रोटीन धसी रहती है वो एक टनल, ये गुफा का सा निर्माण करिए, ठीक है, टनल का, ठीक है, इसको टनल प्रोटीन बोलते हैं, चैनल प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, चैनल प्रोटीन बोलते हैं। इसका क्या काम है वो भी समझते हैं, समझना ध्यान से। आपने छोटी क्लासेस में एक नाम सुना होगा, समान समान को घोलता है, ठीक है, लाइक डिजोल्व इन लाइक, समान समान में घुल जाता है। अब ध्यान से समझना, ये किसका बना होता है, लिपिड का बना होता है। जो लिपिड के मॉलिक्यूल होते हैं वो तो ये झिल्ली से आसानी से चले जाएंगे, अरे लिपिड का है बना हुआ है तो लिपिड के मॉलिक्यूल होंगे वो आसानी से झिल्ली से गुजर जाएंगे, ठीक है। लेकिन मान लो कोई जलरागी आए, ठीक है, जो जल में घुलनशील पदार्थ होता है वो आए, मान लो जल का अणु ही क्यों ना हो, अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स यहां से आएंगे तो क्या वो लिपिड में से क्रॉस कर पाएंगे, नहीं करेंगे, ये तो इसको दूर भगाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना, ये लिपिड तो उसको दूर भगाएगा। तो जो जल के अणु होते हैं वो किधर से चल के आएंगे, इस टनल प्रोटीन से होकर आते हैं, किधर से आएंगे, इस टनल प्रोटीन से होकर आते हैं। और जल का गमन क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है, ठीक है ना, क्या कहलाता है, परासरण। और परासरण की परिभाषा आपने सुना होगा, विलायक, जल एक क्या है, विलायक, तो विलायक का अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की गमन करना है, क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। इतना क्लियर हुआ, ओके। यहां से सुसाध्य विसरण भी होता है, सुसाध्य विसरण भी क्या होता है, मोस्टली वो भी पोटेशियम ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है, जो अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ पदार्थों का गमन होता है, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा तो लोड नहीं लेना इसके अंदर। तो आपको याद रखना, मेनली जो कोशिका झिल्ली के घटक होते हैं वो प्रोटीन और लिपिड होते हैं। मुख्यतः क्या होता है, आपको ऑप्शन में ये दो मिलेंगे, ठीक है, प्रोटीन और लिपिड होता है, साथ साथ कार्बोहाइड्रेट और कोलेस्ट्रॉल होता है। बच्चों कोलेस्ट्रॉल का कार्य क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोलेस्ट्रॉल का काम क्या है, ध्यान समझना, मैं यहाँ पे नोट करूँ। ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है कोशिका झिल्ली को स्थायित्व प्रदान करता है, स्टेबलाइजर बोलते हैं अपन इसको, कोशिका झिल्ली को स्थायित्व प्रदान करता है। कोशिका झिल्ली को क्या करता है, ये स्थायित्व प्रदान करता है। बोलो क्लियर हुआ, इतना अच्छे से क्लियर हुआ। तो कोशिका झिल्ली के घटक पूछे तो प्रोटीन और लिपिड अपन को बताना है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, कोलेस्ट्रॉल भी होता है। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, कोशिका झिल्ली को स्थायित्व प्रदान करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है, इसलिए अपन कोलेस्ट्रॉल को स्टेबलाइजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, स्टेबलाइजर भी अपन इसको बोलते हैं।
देखो कुछ सेल ऐसी भी होती है, अपन को वैसे तो उनका नाम उसके अंदर प्रोटीन और लिपिड का परसेंटेज याद नहीं करना, लेकिन अपने सिलेबस के अंदर आरबीसी का जरूर दे रखा है और मैंने ऑफलाइन क्लासेस के अंदर आप लोगों को लिखाया भी है, तो आप उसके ऊपर जरूर देखना और जिनका नहीं लिखा हुआ वो जरूर नोट करना। आरबीसी, अगर आरबीसी की कोशिका झिल्ली की बात करें तो आरबीसी की कोशिका झिल्ली में कितना प्रतिशत तो प्रोटीन होता है और कितना प्रतिशत लिपिड होता है। तो बच्चों याद रखना, आरबीसी में 52% प्रोटीन व 40% लिपिड होते हैं, ठीक है ना। तो आरबीसी में 52% प्रोटीन होता है, आरबीसी में मतलब आरबीसी की कोशिका झिल्ली में 52% तो प्रोटीन होता है और 40% लिपिड होते हैं। बोलो इतना क्लियर हुआ, अच्छे से इतना क्लियर हुआ। तो ये वाला तो अपन को कहीं ना कहीं याद रखना है, ये 52% प्रोटीन और 40% लिपिड होता है, ठीक है। तो कई बच्चे तो 52% 40% में तो याद रख लेते हैं, लेकिन प्रोटीन और लिपिड के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो समझना, ध्यान से देखना, 52, ठीक है ना, 5 और 2, ठीक है। तो पी से आप पी याद रखना, प्रोटीन आ गया, ठीक है। 52 पी से प्रोटीन याद रखना, बाकी लिपिड वाला तो 40 से याद हो जाएगा, ठीक है ना। ओके फाइन, तो ये हो गया अपना कोशिका झिल्ली वाला पोर्शन। जो मॉडल था वो उसका नाम क्या था, तरल मोज़ेक मॉडल था। कब दिया था, सन 1972 में दिया था। किन्होंने दिया था, सिंगर तथा निकोल्सन ने दिया था। उन्होंने बताया था कि कोशिका झिल्ली मुख्यतः प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, उनमें कोलेस्ट्रॉल और कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल का मेन रोल क्या होता है, कोशिका झिल्ली को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाना, इसलिए अपन कोलेस्ट्रॉल को स्टेबलाइजर भी बोलते हैं। क्लियर हुआ इतना। ओके, आरबीसी का अपन को स्पेशल याद रखना है, 52% प्रोटीन होता है आरबीसी की झिल्ली के अंदर और 40% उनके अंदर लिपिड होता है। कवर हुआ, पोर्शन अच्छे से कवर हुआ। ओके, अब हम लोग वो सारे ऑर्गेनल्स देखेंगे, वो सारे कोशिकांग देखेंगे। हो सकता है कई कोशिकांग ऐसे होते हैं जिनके बाहर सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन होती है, कई कोशिकांग ऐसे होते हैं जिनके बाहर 2 मेम्ब्रेन होती है, और कई तो ऐसे होते हैं जिनके बाहर मेम्ब्रेन ही नहीं होती है। तो सभी ऐसे कोशिकाओं को अपन एक टेबल बनाते हैं और उस टेबल के अंदर अपन लोग सभी को साथ में देखते हैं, ताकि अपने माइंड के अंदर यहां से क्वेश्चन आए तो वो गलत नहीं हो, अपने माइंड के अंदर पूरी टेबल वो सेट हो जाए। तो बच्चों इसको रफ करते हैं, ठीक है। और अब बात करते हैं अपन लोग कोशिकाओं के ऊपर प्रेजेंट झिल्ली की, कि कौन कौन से कोशिकांग ऐसे हैं जिनके बाहर एकल झिल्ली पाई जाती है, कौन से कोशिकांग ऐसे हैं जिनके बाहर दोहरी झिल्ली, और कुछ कैसे कोशिकांग तो ऐसे भी होते हैं जिनके बाहर किसी भी प्रकार की मेम्ब्रेन पाई नहीं जाती है, यानी मेम्ब्रेन लेस वो होते हैं। चलो पढ़ते हैं। ओके फाइन, देखना इधर लिख रहा हूं मैं मेम्ब्रेन लेस, यानी वो आ जाएंगे जिनके बाहर किसी भी प्रकार की मेम्ब्रेन नहीं पाई जा रही। इधर लिखते हैं सिंगल मेम्ब्रेन, और इधर लिखते हैं डबल मेम्ब्रेन, जिनके बाहर दोहरी झिल्ली पाई जाती है। वे कोशिकाएं जिनके बाहर दोहरी झिल्ली पाई जाती है। अब ऐसी कोशिकाएं कौन कौन से जिनके बाहर किसी भी प्रकार की झिल्लीबद्ध संरचना नहीं होती, या जिनके बाहर किसी भी प्रकार की मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। पहला तो मैंने आपको बता रखा है, सोचो, मैंने बता रखा है राइबोसोम। याद करो, राइबोसोम के बाहर किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है। तो पहला तो आपको याद रखना है क्या, राइबोसोम। क्या, पहला तो आ जाएगा राइबोसोम, और राइबोसोम के बाहर किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है। ओके, सेकंड की बात करते हैं, दूसरा और क्या होता है, और होता है केंद्रिका। बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या होता है, केंद्रिका। केंद्रक नहीं बोला है, केंद्रक के अंदर उपस्थित केंद्रिका, ठीक है। थर्ड तारकाय, सेंट्रोसोम। तारक काय यानी इसके 2 भाग होते हैं। तारक केंद्र उसको अपन लोग बोलते हैं जो 90 डिग्री पे होते हैं, ठीक है। बैलगाड़ी का पेज जैसी उसकी संरचना होती है, 9+2 उसके अंदर विन्यास होता है। तो ये 3 कोशिकांग अपन को याद रखना है जिनके बाहर जिनके बाहर मेम्ब्रेन नहीं होती, जिनके बाहर झिल्ली नहीं पाई जाती है। पहला राइबोसोम, दूसरा केंद्रिका और तीसरा सेंट्रोसोम यानी कि तारक काय। अब ऐसे कोशिकांग की बात करें जिनके बाहर केवल एक ही मेम्ब्रेन पाई जाती है, तो जैसे कि अपन देखते हैं एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम, अंतःप्रद्रवी जालिका जिसके दो भाग होते हैं, RER और SER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको पता है प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और स्मूथ वाला स्टेरॉइड वगैरह लिपिड वगैरह सिंथेसाइज करते हैं। पढ़ेंगे आप लोग, टेंशन नॉट, पढ़ेंगे बच्चों, पढ़ेंगे। दूसरा कोशिकांग की बात करते हैं तो वो होता है गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी यानी कि गोल्जी काय। तीसरा कोशिकांग की बात करते हैं लाइसोसोम, लाइसोसोम की बात करें। फोर्थ कोशिकांग की अपन लोग बात करते हैं सीलिया। फिफ्थ की बात करते हैं फ्लैजिला, ठीक है। 6 नंबर के कोशिकांग की बात करते हैं रिक्तिका। और बताओ, ER आ गया, गोल्जी बॉडी आ गया, रिक्तिका आ गया। 7 की बात करते हैं प्रोक्सिसोम। 8 की बात करते हैं स्फेरोक्सिसोम, स्फेरोक्सिसोम। 9 वाले की बात करते हैं ग्लाइऑक्सिसोम। अच्छा भाई, और ER आ गया, गोल्जी बॉडी आ गया, लाइसोसोम, सीलिया, फ्लैजिला, रिक्तिका आ गया, प्रोक्सिसोम, स्फेरोक्सिसोम, ग्लाइऑक्सिसोम। और कोई रह गया क्या? मुझे तो नहीं लग रहा। ऑलमोस्ट आगे, सीधी सी बात है, लगभग सारे आगे। ओके फाइन। अब बात करते हैं डबल मेम्ब्रेन वालों की, यानी ऐसी कोशिका जिनके बाहर दोहरी झिल्ली पाई जाती है। 3 कोशिका होंगे, आपको सीधे सीधे याद रखना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। तीसरा आपको याद रखना न्यूक्लियस केंद्रक। तो ये 3 कोशिकांग ऐसे होते हैं जिनके बाहर दोहरी झिल्ली पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। तो इतने तो बच्चों अपन को कवर होना ही चाहिए। देखो सिंपल सी बात है, इतना डीप भी नहीं लेके जा रहे और इतना लाइट भी नहीं पढ़ रहे हैं कि अपन को ऐसा लगे कि वही चीज़ें रिपीट हो रही है, ऐसा तो नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, इतना डीप अपन को आना चाहिए, इतना कुछ तो अपन को आना ही चाहिए, क्योंकि आजकल क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े से घुमा कर पूछे जाते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ऊपर ऊपर से आजकल नहीं पूछे जाते हैं। आप लोगों को भी पता है, जैसे आपने बहुत अच्छे से पढ़ी भी होगी कई जगह से। तो ऑब्वियसली अपन को प्रिपरेशन जो है वो एकदम से बेस्ट रखना है, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मोस्टली अपन को भी पता है कि कहीं ना कहीं अपनी प्रिपरेशन किस लेवल की होनी चाहिए, कहाँ तक की अपनी प्रिपरेशन होनी चाहिए। क्योंकि अभी जो वैकेंसीज निकली है आपको पता है, इसके बाद में गई 1-2 साल की, हो सकता है ज़्यादा भी जाए, पता नहीं है। लेकिन ये अपने लिए गोल्डन चांस है, अपन को इसके अंदर रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है ना। तो अच्छी सी प्रिपरेशन करना, अपने पास टाइम भी है, सब कुछ है, तो कमी किस चीज़ की है फिर? मेहनत की। वो आपको करनी पड़ेगी, वो हम नहीं कर सकते। आपको याद करना पड़ेगा, आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चंस बनाने पड़ेगा, सारी चीज़ें आपको ही करना पड़ेगा। हम बस आपको गाइडेंस दे सकते हैं, आपको सिखा सकते हैं, आपको हम समझा सकते हैं, और साथ ही साथ जो कुछ हमसे होता है वो सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपका काम इतना ही है, बस मेहनत कीजिए और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अपन लोग स्टार्ट करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट यानी कोशिकांगों के अंदर आ जाएंगे, और उसको 1-2 लेक्चर के अंदर कवर करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। जितना हम लोग सोचते हैं मैं कवर करने की कोशिश करता हूं, उतना जरूर कवर करूंगा एक लेक्चर के अंदर। चाहे लेक्चर वो आधे घंटे का हो, 1 घंटे का, या फिर 1.5 घंटे का भी हो सकता है, ठीक है ना। तो मैं कोशिश करूंगा मोस्टली जो लेक्चर है वो 1 घंटे या उससे ज्यादा का ही बने, कम का भी बन सकता है, ठीक है। लेकिन ज्यादा छोटा नहीं करेंगे लेक्चर को, ठीक है ना। कम से कम 50 मिनट तो होना ही होना चाहिए, पूरी कोशिश करेंगे हम लोग। बाकी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फर्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। और ऐसा लग रहा है कि वाकई में जीएस सीखना आपको, और काफ़ी बच्चे मन लगा के पढ़ भी रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।